नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज से नई क्लासेस शुरू करते हैं, यानी कि नए सप्ताह की क्लासेस शुरू करते हैं। आज सोमवार है और सोमवार से शुक्रवार अपनी क्लासें आती है। तो अपने जो चल रहा था चैप्टर वो है कक्षा 10 का अध्याय 10 चल रहा था अपना अपना इसके अंदर चल रहा था। अध्याय भी अपने इसमें 10वां चल रहा है और 10वां अध्याय बहुत शानदार है भैया। 10वां अध्याय किससे रिलेटेड है? पर्यटन स्थलों से रिलेटेड है। यानी कि एक तरीके से पूरा आपके जो है जिला दर्शन हो जाता है इसके अंदर, है ना। इसीलिए ये पर्यटन स्थल वाली क्लासें जो है वो लंबी चल रही है। पार्ट 4 है और मैंने सोचा पार्ट 4 में पूरी कर दूंगा, लेकिन इस पार्ट 4 के अंदर भी 30 स्लाइड बनने के बाद में पार्ट 5 के लिए 30 स्लाइड और बन चुकी है, फिर भी कुछ कंटेंट बाकी है। यानी अपन कोताही कहीं भी नहीं बरत रहे। अपन ऐसा नहीं है कि इसको जो है निवेड़ने के चक्कर में, कहते हैं ना कि फटाफट जो है निपटाने के चक्कर में घास काट दे, वो वाला काम नहीं कर रहे। यानी कि कंप्लीट जो अध्ययन है आप लोगों का वो इसके जरिए हो ही रहा है। और ऑब्जेक्टिव के लिए आप लोगों को जो है आरबीएसई की किताब हमने दे रखी है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन करना है। क्योंकि क्या होता है कि जब आप थ्योरी बहुत अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, फिर आपको ऑब्जेक्टिव निकालने होते हैं, तो अपन ने पूरी ही आप लोगों के लिए व्यवस्था की हुई है। तो यहाँ पे आज जो है अपन पर्यटन को आगे बढ़ाते हैं। आज स्पेशली अपन जयपुर और जैसलमेर के पर्यटन स्थल पढ़ने वाले हैं। जयपुर, जैसलमेर, जालोर और झालावाड़, ये 4 जो पर्यटन जिले हैं, इनके पर्यटन केंद्र अपन पर्यटन स्थल देखने वाले हैं। बहुत सारे प्रश्न इनमें से आप लोगों के ऐसे कैसे बनेंगे। सबसे पहले यदि आप देखो जयपुर जाते हैं या कोई भी सैलानी, कोई भी पर्यटक जयपुर आता है, तो वो सबसे पहले जो है क्या देखने की चेष्टा करेगा? हवा महल। क्या जयपुर क्या प्रसिद्ध है? हवा महल। तो सब पहले पहले ध्यान रखना है, जयपुर में अपन को क्या पढ़ते हैं, अपन क्या पढ़ना है, अपन को हवा महल के बारे में पढ़ना है। तो देखो टापरो, हवा महल का निर्माण किसने करवाया है? सबसे पहला प्रश्न बनता है। तो हवा महल का निर्माण 1799 ईस्वी के अंदर सवाई प्रताप सिंह के समय हुआ। क्या ध्यान रखोगे? सवाई प्रताप सिंह के समय। वास्तुकार कौन थे ये पूछा जाता है, तो लालचंद उस्ता वास्तुकार थे। कौन थे वास्तुकार? लालचंद उस्ता। डिजाइन किसने निर्माण किया इसका? लालचंद उस्ता द्वारा जो है वो डिजाइन किया गया है। और बाहर से भगवान कृष्ण के मुकुट जैसा दिखता है। यदि ये देखोगे तो कैसा दिखेगा? जैसे ऐसे का ऐसे मुकुट जैसा ये दिखता है। अब ये जो है ना, इसकी विशेषता है कि बिना नींव के है। ये भी कैसा है? गागरोन के किले की तरह बिना नींव के है। ठीक है, बिना नींव के है। ज्यादा जो है चौड़ाई इसकी नहीं है और हवा बहुत शानदार आती है इसमें। यदि देखोगे आप तो 5 मंजिलें हैं इसके अंदर। कितनी मंजिलें? 5 मंजिलें हैं। तो ये 5 मंजिला है और ये महल बलुआ पत्थर से बना हुआ है। राजस्थानी और मुगल शैली का मिश्रण है। मुझे हर एक लाइन से प्रश्न नजर आता है क्या कि ये कितने मंजिला है? 5 मंजिला है। ये कौन से पत्थर से बना हुआ है? तो ये देखो बलुआ पत्थर से बना हुआ है। ये कौन सी शैली में है? तो राजस्थानी मुगल शैली के अंदर है। तो जब भी आप पढ़ते हैं तो अपने आप से प्रश्न करते हुए पढ़े, तभी जो है आप लोगों की ये चीजें स्थायी होगी। अब इसके अंदर ही एक चीज जो आती है, 5 मंजिलें इसके अंदर। इसके अंदर कितनी मंजिलें हैं? इसके अंदर 5 मंजिल है। कितनी है? 5 मंजिलें इसके अंदर। अब 5 मंजिल में हो सकता है आप लोगों को नाम भी पूछ ले, तो क्या ध्यान रखोगे? शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और सबसे ऊपर की हवा। और फिर आगे क्या लगाना है? सबके आगे मंदिर लगा देना है, क्योंकि इनकी मंजिलों के नाम है शरद मंदिर, रतन मंदिर। ठीक है, सबके आगे मंदिर लगा देना है। विचित्र मंदिर, विचित्र मंदिर, प्रकाश मंदिर, सबके आगे मंदिर लगाना है। और हवा मंदिर, और हवा मंदिर। तो ये 5 मंजिलें हैं जो नाम आप लोगों को ध्यान रखने हैं। हवा महल की 5 मंजिलें। कितनी? 5 है। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। ऐसे ही याद करो, ज्यादा लोड नहीं लेना। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। शरद, रतन, विचित्र, प्रकाश और हवा। तो ये याद हो गई, ये चीजें याद हो गई। अब आगे देखो और हवा महल के अंदर क्या है भैया। अब अभी तो पूरा थोड़ी हुआ है। दीवारें सिर्फ 1.5 फुट चौड़ी है। कितनी? मैंने कहा ना ज्यादा चौड़ा नहीं है। दीवारें सिर्फ 1.5 फुट चौड़ी है और इसमें 953 बेहद सुंदर और आकर्षक छोटे आकार के झरोखे हैं। क्या है? 953 झरोखे हैं। इन्हीं झरोखों से हवा आती है। इन्हीं झरोखों से हवा आती है, इसलिए हवा महल के नाम से जाना जाता है। शहर में होने वाले मेले, त्योहार तथा जुलूस को महारानियां अंदर बैठकर देख सके, तो उसके लिए बनाया गया, जिसमें से स्पेशली मैं बताऊं आप लोगों को, तीज की सवारी देखने के लिए बनाया था। तीज की सवारी देखने के लिए इसे बनाया गया था। ठीक है, और इन झरोकों के कारण यह महल गर्मी के मौसम में भी प्राकृतिक रूप से वातानुकूलित और ठंडा रहता है। कैसा रहता है? एकदम ठंडा रहता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है भैया। हवा महल आप लोगों के हो गया है। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ेंगे।
चलिए भाई टाबरो, अब चाला कटे गुलाबी नगरी को आमेर महल कट चाला। आमेर, आमेर राजधानी भी रही है ना जयपुर अपने कछवाओं की, ठीक है। देखो ये कहाँ है, जयपुर से 11 किलोमीटर दूर ऊंची पहाड़ी पर स्थित है और कछवाओं की पुरानी राजधानी और पर्यटकों का मुख्य आकर्षण का केंद्र रहा है। पुरानी राजधानी सारी की सारी याद कराई थी ना आप लोगों को, डीजे पर आज नाचेंगे वो इस ट्रिक से, ठीक है। वैश्विक पहचान इसको मिलती है कैसे, यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल है, ठीक है। और पहले कछवाओं की राजधानी रह चुकी है। सन 1592 में राजा मानसिंह प्रथम ने दुश्मनों से मुकाबला और बचाव करने के लिए ये बनवाया था। तो ये पूछ सकते हैं निर्माण किसने करवाया है आमेर महल का, तो ये आमेर महल आमेर किले के अंदर ही है, ठीक है। तो ये बनवाया है, हिंदू और मुगल शैली का ये सुंदर मिश्रण है। इसका आंतरिक भाग लाल बलुआ पत्थर तथा संगमरमर से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, लाल बलुआ पत्थर और संगमरमर से। इसमें की गई बारीक नक्काशी, बहुमूल्य पत्थरों की जड़ाई, मीनाकारी का काम, पच्चीकारी का काम और जगह जगह लगे बड़े बड़े दर्पण इसकी भव्यता को चार चांद लगाते हैं। क्या लगाते हैं, चार चांद लगाते हैं। दर्पण धाम भी कहते हैं, इसी के अंदर बना हुआ है दर्पण धाम। तो ये आमेर का महल है, ठीक है। ये क्या है, आमेर का महल है। लीजिए स्क्रीनशॉट, ठीक है भैया। अब चाला कटे जंतर मंतर, ठीक है। ये क्या है, खगोलीय वेधशालाएं हैं। सवाई जय सिंह की ज्योतिष के अंदर और इन गणनाओं के अंदर बहुत ज्यादा रुचि थी, तो उन्होंने जो है 5 जंतर मंतर वेधशालाएं बनवाई, ठीक है। 5 जंतर मंतर वेधशालाएं बनवाई, जिसकी मैंने आप लोगों को एक बार एक ट्रिक भी बताई थी। क्या बताई थी, डीजे बम से बजता है। क्या ध्यान रखना है, डीजे बम। दिल्ली, जयपुर, बनारस, उज्जैन और मथुरा, तो ये 5 जगह जो है इन्होंने 5 वेधशालाएं बनवाई है। जयपुर के संस्थापक सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा बनवाई गई है। इनके द्वारा बनवाई गई 5 खगोलीय वेधशालाओं में जयपुर वाली वेधशाला सबसे विशाल है। देखो सबसे बड़ी है जयपुर वाली, और पहले बनाई थी दिल्ली वाली। सबसे पहले दिल्ली, सबसे विशाल यानी बड़ी जो है वो जयपुर की है। इसे यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया और इनमें बने जटिल यंत्र समय को मापने, सूर्य की गति और कक्षाओं का निरीक्षण करने और आकाशीय पिंडों के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी देते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है अपन को। जंतर मंतर, सम्राट घड़ी और सूर्य घड़ी और सब इसी के अंदर ही है, सब सारे के सारे खगोलीय घटनाओं के यंत्र हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट, देखो इनके बाद में क्या पता टाबरो, जयगढ़ फोर्ट, जयगढ़ का किला, ठीक है। निर्माण 1726 में सवाई जय सिंह ने करवाया है। किसने करवाया, देखो जय सिंह द्वितीय जहां जहां लिखा मिले तो क्या करोगे, सवाई जय सिंह करोगे, क्योंकि प्रथम वाले जो है वो मिर्जा जय सिंह हो गए, ठीक है। उनके बाद में सवाई जय सिंह जो प्रसिद्ध रहे, बहुत सारे निर्माण करवाए इन्होंने। इस किले को आमेर की सुरक्षा के लिए बनवाया गया था। कौन सा, जयगढ़ का किला। इसके अंदर बड़ा शस्त्रागार, अनूठा शस्त्र संग्रहालय और तोपे बनाने का कारखाना पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। यानी कि आप ये कह सकते हो इसके अंदर क्या है, तोप ढालने का कारखाना, ये कह सकते हो तोप ढालने का कारखाना है इसके अंदर, ठीक है, कारखाना, ठीक। ये ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसको जो है चिल्ल का टीला भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, चिल्ल का टीला भी कहा जाता है, ठीक है। चिल्ल का टीला भी कह देते हैं, ठीक है। वो भी ध्यान रखियो, वो भी ध्यान रखियो, तोप डालने का कारखाना है, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट, दिया बुर्ज भी है इसके अंदर। अब इसकी जो मुख्य विशेषता है वो ये है भैया, जयबाण तोप। एक बार ही फायर किया, दूसरी बार फायर करने की कंडीशन रही नहीं। एक बार फायर करने के लिए 100 किलो बारूद चाहिए होता था। कितना, 100 किलो। अब 100 किलो बारूद का यदि आप पटाखा ही छोड़ के देख लो तो कितना गुंजायमान होगा। कहते हैं कि उस समय जब इसका एक बार फायर किया गया था तो आसपास के पशु पक्षी, महिलाओं के गर्भपात हो गए थे, है ना, गर्भपात हो गए थे उनके। और भाई 20 मील दूर जो है इसका गोला जाके गिरता है और जहां गिरता है वहां तालाब बन गया, जिसे गोरेलाल तालाब के नाम से जानते हैं। एक बार फायर किया जिसमें हालत खराब हो गई तो बच गया कि भाई साहब इन तो फायर करने का काम कौन है। अब क्यों, इतनी तोप डालने का कारखाना, इतनी तो का जितनी बड़ी बना सकते बनाओ। तो इतनी बड़ी तोप बन गई, तो पहियों पे रखवाने में भी समय लग गया था, है ना। तो पहियों पे तो फिर बाद में राम सिंह जी ने रखवाई है इसको, पहले तो सिर्फ नाड़ बनाई गई थी। तो जयगढ़ फोर्ट में स्थित यह तोप विश्व की सबसे बड़ी तोप है, जिसे देखने प्रत्येक पर्यटक जयपुर आता है। इस तोप को केवल एक बार चलाया गया था, जिससे जयपुर शहर से 35 किलोमीटर दूर जो है एक बड़ा गड्ढा बन गया था, है ना। ये आपके आरबीसी में दे रखा है गड्ढा ही क्या, उसे तो तालाब कह दिया गया। वहां पर पानी भरता है, तालाब,
कौन सा तालाब बना था? गोरेलाव तालाब बना था। ठीक है, गोरेलाव तालाब बन गया था चाकसू के अंदर। ठीक है, इस तोप की कुल लंबाई जो है वो 31 फीट 3 इंच है। भाई इंच में भी पूछ सकते हैं, पूरी की पूरी पूछ सकते हैं, जो दे रखा है तो फिर पूछ सकते हैं। 31 फीट 3 इंच है। इसका कुल वजन 50 टन है। 50 किलो नहीं, 50 टन है कुल वजन। ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसके 8 मीटर लंबे बैरल यानी नली जो है ना 8 मीटर लंबी है। एक बार में 100 किलो गन पाउडर भरा जाता था। गन पाउडर यानी बारूद। ठीक है, गन पाउडर यानी एक बार में 100 किलो गन पाउडर भरा जाता था, तब जाके फायर होता था। ओ भाई साहब, आप अनुमान लगा लीजिए कि क्या हालत हुई होगी है। चलिए स्क्रीनशॉट लो, देख लेना कि पहियों पे रखवाने का काम राम सिंह जी ने किया था। चलिए अब चलते हैं नाहरगढ़ किले की तरफ। नाहर सिंह भूमिया के नाम पे इसका नाम नाहरगढ़ रखा गया। ये आप सभी को मैंने किलों के अंदर डिटेल में पढ़ा रखे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अपन जो है, वैसे भी पर्यटन का टॉपिक बहुत लंबा चौड़ा हो रहा है, तो अपन इसको उसी तरीके से पढ़ेंगे कि हाँ भैया, कि आपने देख भी ले, चीज छूटे भी नहीं आरबीएससी की, क्योंकि ये सारी डिटेल में अपन ने चीजें पढ़ ली है। देखो, अंधेरी रात में तारों की छांव में यहां से जयपुर शहर का विहंगम, अभूतपूर्व और मदमस्त नजारा दिखता है। शहर की रोशनी देखकर लगता है जैसे तारे जमीन पर उतर आए हैं। ठीक है, यहाँ नाहरगढ़ से देखने पर निर्माण 1734 में महाराजा जय सिंह के शासनकाल के दौरान इसका निर्माण हुआ, और यह शहर का पहरेदार सा मालूम होता है। इसके अंदर एक जैसे 9 महल बने हुए हैं, ये प्रश्न बनता है। एक जैसे 9 महल है इसके अंदर, और बनवाए किसने ये एक जैसे 9 महल? माधो सिंह ने बनवाए। किसने बनवाए हैं? माधो सिंह द्वारा निर्मित। माधो सिंह द्वारा निर्मित है। ठीक है, माधो सिंह द्वारा निर्मित है। चलिए स्क्रीनशॉट लो। देखो, अब इसी के अंदर माधवेंद्र भवन है। कहा? नाहरगढ़ के अंदर ही माधवेंद्र भवन बना हुआ है। इस किले में बने माधवेंद्र भवन, ये क्या है? माधवेंद्र भवन को ग्रीष्म काल में महाराजा के निवास के रूप में उपयोग किया जाता था। ये इसके अंदर जो माधवेंद्र भवन से प्रश्न बना हुआ है, जो माधवेंद्र भवन इसके अंदर बना हुआ है, उसे क्या ग्रीष्म काल में रेस्ट हाउस के लिए काम में लेते थे। इसमें रानियों के लिए आरामदेह बैठक, राजा के कक्षों का समूह, जिन्हें आलीशान दरवाजों, खिड़कियों और भित्ति चित्रों से सजाया गया है। आधुनिक जोड़ क्या है इसके अंदर के? हाल ही में इस महल के अंदर एक स्कल्पचर पार्क बनाया गया है। स्कल्पचर आर्ट गैलरी यानी पार्क भी कह सकते हो आप। मूर्ति कला की दीर्घा है जो बनाई गई है, और इससे भी प्रश्न बन चुका है। इसी से प्रश्न बना था आप लोगों के माधवेंद्र भवन के अंदर स्कल्पचर पार्ट बना हुआ है, जिससे आप लोगों के प्रश्न बन चुका है। तो पूरा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कर देना माधवेंद्र। माधवेंद्र, ठीक है, माधवेंद्र भवन। ठीक है, चलिए ठीक, अब ले स्क्रीनशॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं अपन अल्बर्ट हॉल यानी कि सेंट्रल म्यूजियम। इसकी आधारशिला 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स ने रखी थी, और इसका नाम लंदन के अल्बर्ट संग्रहालय के नाम पर रखा गया। प्रिंस ऑफ वेल्स के आगमन पर यह बनाया गया था। ठीक है, इसका डिजाइन सर क्विंटन, क्विंटन कर देना, क्विंटन जैकब द्वारा तैयार की गई थी। किसके द्वारा? क्विंटन जैकब द्वारा तैयार की गई थी, और इसका निर्माण इंडो सार्सैनिक स्थापत्य कला के अंदर है। कैसी है? इंडो सार्सैनिक स्थापत्य कला के अंदर इसका निर्माण किया हुआ है। ठीक है, शैली पूछते हैं, जैसे कि अब माधवेंद्र अपने जो नाहरगढ़ के अंदर 9 महल बने हुए हैं ना, वो विक्टोरिया शैली में बने हुए हैं। किसमें है? विक्टोरिया शैली में। तो ये पूछते हैं आजकल। ये जो है आप लोगों को ध्यान रखना है, रामनिवास बाग के बीच में स्थित है, और एक अभूतपूर्व और कैसी है? मनोरम इमारत है ये। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आप लोगों को। अल्बर्ट हॉल यानी कि सेंट्रल म्यूजियम जयपुर के अंदर है। जयपुर की घूमने की जगह बता रहा हूं मैं आप लोगों को, सारी की सारी के जाओ तो ये सब देख के आना। इसके अंदर और क्या है? इसमें लघु चित्रों यानी कि मिनिएचर पेंटिंग्स का एक बहुत बड़ा संग्रह मौजूद है। या आप चले जाओ, आप अपने ये क्या कहते हैं, उम्मेद भवन चले जाओ आप, है ना, या मेहरानगढ़ फोर्ट चले जाओ, वहां पे भी आप लोगों को जो है ये मिनिएचर पेंटिंग्स देखने को मिलेगी। यानी सूक्ष्म बारीक एकदम ब्रश से जो है पेंटिंग बनाई जाती है, लघु चित्र बनते हैं उससे, उनको बोलते हैं मिनिएचर पेंटिंग। इस संग्रह में जयपुर कला विद्यालय, कोटा, बूंदी, किशनगढ़ और उदयपुर शैली के लघु चित्र शामिल है। यानी कि मिलते कौन कौन से हैं? तो जयपुर के मिल जाते हैं, कोटा, बूंदी, किशनगढ़, उदयपुर, और इन सभी के चित्र आप लोगों को देखने को मिलते हैं, लघु चित्र। मिनिएचर पेंटिंग का मतलब है लघु चित्र, सूक्ष्म एकदम बारीक। ले स्क्रीनशॉट ले।
अब चलते हैं अपन गलता जी। गलता जी यानी कि गालव ऋषि की तपो स्थली। ठीक है, यहाँ पे गालव ऋषि की तपो स्थली रही है। ये रामानुज संप्रदाय है ना, रामानुज संप्रदाय की ये प्रधान पीठ है। क्या है? रामानुज संप्रदाय की प्रधान पीठ। ठीक है, एक रामानुज संप्रदाय का ही एक भाग है रसिक संप्रदाय, उनकी प्रधान पीठ रेवासा सीकर के अंदर है। और एक ये रामानुज संप्रदाय की यहाँ पे अपने राजस्थान के अंदर प्रमुख जो पीठ है वो गलता जी जयपुर के अंदर है। गलता जी को मंकी वैली के नाम से भी जानते हैं क्योंकि बांद्रा गढ़ा है, यहाँ पे बंदर बहुत ज्यादा है तो इसे मंकी वैली कहा जाता है। फोटो में भी दिख रहा है। ठीक है, बंदर खूब ज्यादा है तो मंकी वैली के नाम से जानते हैं। गालव ऋषि, सूर्य मंदिर, ये याद करने वाली चीजें आप लोगों के। और हाल ही में एक प्रश्न बना है यहाँ पे कि अपने रामानुज संप्रदाय से जुड़े हुए जो अपने अग्रदास जी महाराज और ये रामानंद जी महाराज है, रामानंद जी के एक शिष्य किलदास, उनका संबंध कौन सी पीठ से रहा है? तो वो यहां से रहा है। क्या नाम बताया? किलदास। किलदास रामानंद जी के शिष्य थे, तो किलदास का संबंध जो है इसी गलता जी की पीठ से रहा है, ये पूछते हैं। देखो, ये जयपुर का एक प्राचीन तीर्थ स्थान है जो गालव ऋषि की तपोस्थली है और यहाँ पवित्र कुंड में स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व है। इस स्थान पर मंदिर, मंडप, पवित्र कुंड बने हुए हैं। और बंदर मंदिर भी कहते हैं, राम गोपाल जी मंदिर कहते हैं या बंदर मंदिर भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? आगंतुक सबसे पहले राम गोपाल जी मंदिर परिसर में आते हैं। यहाँ बंदरों का एक बड़ा समूह पाए जाने के कारण स्थानीय लोग क्या कहते थे? बंदर मंदिर कहते थे, बांद्रा गणा। ये वैसे आप जाओ, जैसे कि जो भी मंदिर होंगे जो प्राकृतिक वातावरण के अंदर है, वहां पे बंदर बहुत ज्यादा देखने को आप लोगों को मिलेंगे। और क्योंकि पर्यटक आते हैं तो पर्यटक क्या करते हैं? कुछ ना कुछ खाद्य सामग्री, प्रसाद वगैरह देते हैं, तो इसलिए बंदर ज्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो भाई साहब, यहाँ का खूबसूरत हरा भरा नजारा और उछलते कूदते बंदर क्षेत्र के माहौल को खुशनुमा बनाते हैं। पहाड़ी की चोटी पर सूर्यदेव को समर्पित एक छोटा सूर्य मंदिर भी बना हुआ है और दीवान कृपाराम द्वारा निर्मित यह मंदिर शहर के लोगों के लिए पूजनीय है। तो यहां से प्रश्न बन सकता है, कृपाराम जी से प्रश्न बन सकता है कि यह मंदिर बनवाया किसने? सूर्य मंदिर ये जो है वो बनवाया किसने? तो दीवान कृपाराम ने यह मंदिर बनवाया है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए, मंकी वैली लिख लेना एक उपनाम में, स्क्रीनशॉट लो। अब चलते हैं और पढ़ते हैं ईश्वर लाट। ईश्वर लाट को ही सरगा सूली भी कहते हैं। जब जब ईश्वर लाट दिमाग में आ जाए तो ईश्वरी सिंह को याद कर लेना। 1750 में ईश्वरी सिंह ने इसी ईश्वर लाट से कूद के आत्महत्या कर दी थी। किस लिए? मराठों से परेशान होकर। मराठों से लोन ले लिया था और लोन चुका नहीं पाए तो परेशान होकर आत्महत्या कर ली। विशेषता देखिए, यह शहर के बीचों बीच स्थित 60 फीट ऊंची भव्य दीवार है। ये पूछा जाएगा आने वाले टाइम में कि ये कितने फीट ऊंची है, तो ये 60 फीट ऊंची है और ये प्रश्न आप लोगों के कंफर्म है। जिसे स्वर्ग भेदी मीनार भी कहते हैं। इतनी ऊंची है तो कहते हैं स्वर्ग भेदी या सरगासूली। ठीक है, सरगासूली का अर्थ ही स्वर्ग भेदी होता है। राजा ईश्वरी सिंह ने 1749 के अंदर इस मीनार को एक शानदार जीत की याद में बनवाया था। ठीक है, जीत की याद के अंदर राजमहल का युद्ध जीत गए थे तो फिर इसे बनवा दिया था। 1749 में बन गई थी और 1750 में भाई साहब ऊपर से कूद गए थे। स्थिति क्या है? त्रिपोलिया गेट के निकट स्थित है और मीनार के अंदर ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है। और क्या है? मीनार के अंदर ऊपर तक जाने के लिए सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों के ऊपर चढ़कर जयपुर शहर का एक विहंगम और सुंदर दृश्य दिखाई देता है। विहंगम और सुंदर दृश्य इसके अंदर दिखाई देता है। तो भैया, दृश्य देखते देखते जो ईश्वरी सिंह जी ऊपर से कूद गए थे। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। गोविंद देव जी मंदिर। आप कई बार मेरे चैम्बर का कोई वीडियो यदि मेरा आता है, जैसे कोई शॉर्ट्स वीडियो या कोई मैं इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाता हूं, तब आप देखते हो तो मेरे जस्ट पीछे आपको एक तस्वीर नजर आती है जो वो गोविंद देव जी महाराज, गोविंद देव जी की वो तस्वीर है। कई बार विद्यार्थी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि सर तस्वीर जो है आप अपने पीछे मत लगाइए। तो मैं टाबरान बाने कहूं भी कि मेरे पीछे भी लगी हुई है, आगे भी लगी हुई है ना। और भगवान तो सभी जगह विद्यमान है, अपने हृदय में भी विद्यमान है, सभी जगह है। तो ये ऐसे ही मन में नहीं रखनी चाहिए अपन। अच्छा, मान लीजिए कि ऐसे तो अपन कहीं भी जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो अपने जैसे पीठ हो ही जाएगी पीछे, कहीं भगवान का मंदिर है तो ऐसा तो है नहीं अपन सीधे सीधे ही बाहर आते हैं कई बार। तो ये चीजें जो है अपन मन में सोचते हैं, वो ही प्रभाव है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान तो चारों तरफ विद्यमान है ना। और भगवान हमारे पीछे है, यानी कि हमारे ऊपर आशीर्वाद है उनका, मैं ऐसा मानता हूं। चारों तरफ विद्यमान है, मन साफ है तो
वो कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। प्रतिमा का इतिहास देखिए, श्री गोविंद देव जी की आकर्षक और सुंदर प्रतिमा को सवाई जय सिंह वृंदावन से जयपुर लाए थे। कब लाए थे? सवाई जय सिंह जो है वृंदावन से लेकर आते हैं। इस प्रतिमा को पूरे सम्मान के साथ जयपुर शहर के परकोटों के अंदर स्थित श्री गोविंद देव जी मंदिर के अंदर स्थापित किया गया। यह मंदिर शाही परिवार और स्थानीय लोगों द्वारा अत्यंत पूजनीय है। यहाँ भक्तों के दर्शन के लिए 7 झांकियों के माध्यम से बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है। ठीक है, 7 झांकियां, इनकी मतलब कि 7 दर्शन होते हैं इनके माध्यम से इनकी बहुत व्यवस्थित जो है व्यवस्था की गई है। और आप लोगों को बता दूं कि जिस तरीके से एकलिंग जी को मेवाड़ के शासक माने जाते हैं और वहां के जो शासक है वो खुद को दीवान कहते हैं उनका, वैसे ही गोविंद देव जी को यहाँ कछुआ वंश के शासक माने जाते हैं यहाँ पे। और कछुआ वंश के जो राजा हुए वो ऐसा कहते हैं कि हम गोविंद देव जी के दीवान हैं। यहाँ पे भी यही मान्यता चलती है। तो आ चीज थाने ध्यान रखनी है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट एक बार। चलो भाई साहब आगे बढ़ा के अब आते हैं जयपुर के बाद में अपन चलते हैं जैसलमेर। ठीक है, जैसलमेर राजस्थान का पश्चिमी जिला है, मरुस्थलीय जिला है। वहां पे संसाधन जरूर कम है लेकिन भाई साहब विरासत बहुत जबरदस्त संजोए हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले ही पहले पढ़ते हैं जैसलमेर का किला, जिसे कहा जाता है सोनार किला, गोल्डन फोर्ट बोला जाता है जिसे। ठीक है, क्या बोलते हैं? गोल्डन फोर्ट बोलते हैं, या स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्णगिरी दुर्ग भी कहते हैं। अब देखो, स्वर्णगिरी इसे कहते हैं, सुवर्णगिरी जालोर के किले को कहते हैं और स्वर्णगिरी ये है। इसके अलावा इसे गोरहरा गढ़ भी कहते हैं, गोरहरा गढ़ भी कहते हैं। ऐसा कहते हैं कि ये जिस पहाड़ी पे बना हुआ है उस पहाड़ी का नाम है गोरहरा पहाड़ी, इसलिए इसे गोरहरा गढ़ भी कहते हैं। यह किला एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर शामिल है और थार मरुस्थल की त्रिकुटा पहाड़ी पे। अब आप लोगों के जो नए विद्यार्थी वो कंफ्यूज होंगे कि सर त्रिकुट पहाड़ी पे है या गोरहरा पहाड़ी पे? उसी पहाड़ी का नाम त्रिकुट पहाड़ी भी है, उसी का नाम गोरहरा पहाड़ी भी है। ठीक है, यह किला अपने इतिहास में बहुत सी ऐतिहासिक लड़ाइयां देख चुका है। इसके अंदर जो लगे हुए पत्थर पीले पत्थर है, पीले बलुआ पत्थर से बना होने के कारण सूरज की रोशनी पड़ने पर सोने के जैसे चमकता है, इसलिए इसका नाम सोनार किला या गोल्डन फोर्ट हो गया। सोनार किला या गोल्डन फोर्ट। इसके चारों तरफ आप देखोगे ना तो एक परकोटा नजर आता है, ये दोहरा परकोटा है। ये कैसा है? इसको कहते हैं दोहरा परकोटा। तो ये दोहरा परकोटा इसका कमरकोट के नाम से जाना जाता है। क्या कहते हैं इसे? कमरकोट कहा जाता है इसे। ठीक है, ये ध्यान रखना है अपने को। ठीक है, सुदर्शन चक्र से, भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र से इसके अंदर एक जैसुल कुआं भी खुदा हुआ है। बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर जो अपने दुर्ग में पड़ी है, जो अपने दुर्ग में पड़ी है। लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए अभी। अब चला डेजर्ट नेशनल पार्क। ठीक है, जिसका नाम है राष्ट्रीय मरु उद्यान। क्या कहते हैं? राष्ट्रीय मरु उद्यान। जो मेरे से रेगुलर जुड़े हुए हैं उन्हें, अभी मैं जब जैसलमेर गया था जनवरी के अंदर, तब मैंने वहां से जितने भी वीडियो हो सकते थे, जितने जैसे कि फॉसिल्स वगैरह इनके, तो फॉसिल पार्क भी गया था, इसी के अंदर फॉसिल पार्क है। तो वहां गया, वहां से जो है मैंने सारे की सारी अपडेट उनको बताई है वहां से 1 मिनट शो बना के। और एक आप लोगों ने देखे मेरे साथ जो है एमू घूम रहे, शुतुरमुर्ग जैसा प्राणी एमू घूम रहे, तो वो भी इसी जो राष्ट्रीय मरु उद्यान के। ये सिर्फ नाम का राष्ट्रीय मरु उद्यान है, ये ध्यान रखना। राष्ट्रीय उद्यान का इसे दर्जा नहीं दिया गया है। यदि आपको पूछते हैं कि राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है, तो सबसे बड़ा अभयारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से यही है राष्ट्रीय मरु उद्यान, जो कहां पड़ता है? आपके जैसलमेर के अंदर। देखो, यह पार्क थार रेगिस्तान के विभिन्न वन्य जीवों में सबसे महत्वपूर्ण और प्राकृतिक आवास है। यहाँ जानवरों की विभिन्न प्रजातियां जैसे काले हिरन, चिंकारा, रेगिस्तान में पाई जाने वाली लोमड़ी, जिसको बोलते हैं मरु लोमड़ी, इसको क्या बोलते हैं? मरु लोमड़ी बोलते हैं। तो मरु लोमड़ी। ठीक है, और यहाँ पे घूमते आपको दिखेंगे लुप्त प्राय होने की कगार पर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड यानी कि गोडावन भी यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिलेगा, जो अपने क्या है? राज्य पक्षी है, अपने राजस्थान का राज्य पक्षी है गोडावन, वो भी यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ये पक्षी दुनिया का सबसे भारी उड़ान भरने वाले पक्षियों में एक है, जो उड़ सकता है, जो उड़ सकता है। शुतुरमुर्ग भागता है, आप लोगों ने देखा, उड़ता नहीं है, और ये उड़ सकता है, जो उड़ान भरने वाले पक्षियों में शामिल है। यह नेशनल पार्क जैसलमेर शहर से 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। हम भी गए थे वहां से निकल के और फिर 40 किलोमीटर दूर गए थे,
तब जाके ये नेशनल पार्क आया। लेकिन जब अंदर गए हमने वहां पे फॉसिल्स पार्क देखा है, जिसको कहते हैं जीवाश्म पार्क। क्या बोलते हैं? जीवाश्म पार्क बोलते हैं। वुड फॉसिल्स पार्क क्या है? वुड फॉसिल पार्क, वुड फॉसिल्स पार्क। अभी भी आप अपने चैनल की जो है शॉर्ट्स वाले सेक्शन में जाकर देख लो, थोड़ा सा स्क्रॉल करना, तो आप लोगों को वहां पे देखने को मिलेगा जो मैंने फॉसिल्स पार्क के भी आप लोगों को वीडियो बना के दिए हैं। वहां पे जाकर बताया कि ये है भैया, देख लो। इतो बढ़िया एफर्ट और याद करने रहो, नीट गाल से कान। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चले आगे बढ़े। अब देखो, जैसलमेर को वैसे हवेलियों का शहर भी कहते हैं। यहाँ पे हवेलियां बहुत सारा है। जैसलमेर को गलियों का शहर भी कहते हैं, गलियां बहुत ज्यादा है, हवेलियां बहुत ज्यादा है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अब देखो संरचना क्या है। इस हवेली के अंदर कुल 5 हवेलियां है। किसकी बात हो रही है? प से पटवों की हवेली, प से 5 मंजिला, 5 हवेलियां इसके अंदर। ठीक है, इसे गुमान चंद पटवा ने बनवाया है, अपने 5 बेटों के लिए बनवाया, सन 1805 में बनवाया। एक एक लाइन से प्रश्न बनता है। पटवों की हवेली से याद करो कि इसमें क्या है, 5 से याद करना। 5 बेटे थे तो 5 हवेलियां बनवाई है। किसने बनवाई? पटवा साहब ने। कौन से? गुमान सिंह पटवा साहब ने, गुमान चंद पटवा साहब ने। इसे पूरी तरह से बनाने में 50 साल लगे। फिर वापस 5 आ गया, देख लीजिए। तो 50 साल लगे, लंबा समय। तो 5 से याद हो जाएगा पूरा का पूरा, प से। यह जैसलमेर की सबसे बड़ी और सबसे खूबसूरत नक्काशीदार हवेली है। इसकी विशेषता है 5 मंजिला संरचना और शंकरी गली में स्थित है। हाँ, ये तो देखा मैंने, मैं खुद जाके आया हूं तो मैंने देखा है कि हवेलियां ज्यादातर जो है गलियों के अंदर है। यहाँ पे नक्काशी बहुत शानदार कर रखी है, लेकिन है पतली पतली गलियां। यद्यपि यह हवेली अब अपनी पुरानी भव्य महिमा को खो चुकी है, फिर भी इसके अंदर की दीवारों पर कुछ चित्रकारी और कांच का काम अभी भी देखा जा सकता है। कांच का काम किया हुआ है, बहुत शानदार। वास्तव में देखने लायक तो चीजें हैं ये, देखने लायक तो चीजें हैं ये। लीजिए, पटुआ की हवेली से प्रश्न बनेगा आपके, स्क्रीनशॉट लो। चलो टाबरो, अब देखो तनोट माता का मंदिर। ठीक है, इन्हें सैनिकों की देवी भी कहा जाता है, फौजियों की देवी भी कहते हैं। क्या कह देते हैं? फौजियों की देवी, या ये कह देते हैं बीएसएफ के जवानों की देवी। क्योंकि देख रेख, आरती, सब कुछ काम यहाँ पे बीएसएफ के जवान करते हैं, फौजी करते हैं, सैनिक करते हैं, है ना। और बहुत शानदार। अब A1 आरती यदि यहाँ की आप सुन लो, आपके रोंगटे खड़े नहीं हो तो मुझे कह देना। 1 घंटे तक आरती होती है और इतनी शानदार आरती होती है कि इससे मतलब और ऐसी आरती मैंने कहीं और दूसरी जगह नहीं देखी, नहीं सुनी। बहुत जबरदस्त। तो ये ध्यान रखना है। देखो कहां है भाटी राजपूत नरेश तनुराम, जो तन्नू जी के नाम से जाने जाते थे। इन्होंने विक्रम संवत 828 में इस मंदिर का निर्माण करवाकर यहाँ मूर्ति की स्थापना की। ये प्रश्न आप लोगों के बन सकता है। तन्नू जी ने करवाई है या नहीं? तनुराम ने करवाई है 828 ईस्वी में। ठीक है, विक्रम संवत 828 के अंदर, ईस्वी नहीं। यहाँ आसपास के सभी गांवों के लोग तथा विशेषकर बीएसएफ के जवान पूरी श्रद्धा के साथ पूजा अर्चना करते हैं, पूरी व्यवस्था भी करते हैं इसके हिसाब से, पूरी देख रेख वगैरह इनके अंडर रहता है। यह मंदिर जैसलमेर शहर से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, यह ध्यान रखना है। और तनोट माता को देवी हिंगलाज का ही रूप माना जाता है। और तनोट माता के यहीं पे अंदर जो है ना, यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, 1965 के विजय का स्मारक भी है। 1965 की विजय का स्मारक भी है। और जो भारत पाकिस्तान की युद्ध में यहाँ पे जो अपने जो इस मंदिर के आसपास जो बम गोले वगैरह आके गिरे वो कभी फूटे नहीं है, और वो अभी तक संग्रहित वहां पे मंदिर में। जब आप दर्शन करने जाओगे तो वहां कांच के अंदर लगे हुए और सब पर लिखा हुआ है कि कब कब कौन से हैं। बॉर्डर पिक्चर वगैरह देखी ना आपने, उसमें जो मंदिर बताया वो यही तनोट माता का मंदिर है ना। ये ध्यान रखना है। और साथ ही साथ ध्यान रखना है, यहाँ पे पास में अंदर ही मंदिर परिसर के अंदर ही एक और मंदिर है देवी का। और वहां पे लोग क्या करते हैं, मान्यता के अनुसार, वहां क्या मान्यता है, रुमाल बांधने की मान्यता क्या है, रुमाल बांधते हैं कि ऐसा रुमाल बांधकर जो मन्नत मांगी जाती है तो पूरी हो जाती है। रुमाल बांधने की मान्यता है। तो वहां पे इसलिए इन माता का जो मंदिर है, अंदर एक और देवी का मंदिर है, उन्हें कह दिया जाता है रुमाल वाली देवी। क्या कहते हैं? रुमाल वाली देवी कह दिया जाता है। तो ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, सारी सारी मैंने बता दी है आप लोगों को। ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो अब देखो रामदेवरा। रामदेवरा कहां पड़ता है? पोखरण के अंदर। कहां पड़ता है?
पोखरण जैसलमेर के अंदर पड़ता है। बाबा रामदेव जी जो लोक देवता है उनका यहाँ पे समाधि स्थान है, और यहाँ पे वो रामदेवरा के अंदर भादरवे महीने के अंदर बहुत जबरदस्त लक्की मेला लगता है। क्या लगता है? लक्की मेला। देखो, रूणीचा बाबा रामदेव और रामसा पीर, इन्हीं को रामसा पीर के नाम से जानते हैं। इनका अत्यंत पवित्र पुण्य स्थान है जिन्हें सभी धर्मों के लोग पूजते हैं, इसीलिए इन्हें रामसा पीर कहते हैं। रामदेव जी या रामसा पीर। बाबा रामदेव राजस्थान के एक प्रसिद्ध लोक देवता है, और इनकी छवि घोड़े पर सवार एक राजा के समान दिखाई देती है। ठीक है, घोड़े पर सवार, लीला घोड़ा कहते हैं इनके घोड़े को, एक राजा के समान जो है ये दिखाई देती है। इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता का बड़ा प्रतीक मानते हैं। राजस्थान के जनमानस में पूजे जाने वाले पंच पीरों के अंदर रामसा पीर का विशेष स्थान है। पंच पीर आप लोगों को पता है, लोक देवता मैंने पढ़ा है, उसके अंदर अपन ने रामदेव जी की पूरी डिटेल अपन ने पढ़ी है, इसलिए मैं यहाँ पे ज्यादा डिटेल में अंदर नहीं जा रहा हूँ। मैं सारी की सारी बातें था बता सकूं पूरी पूरी, कि भाई इनके जो है अनुयायी कामड़ जाति के होते हैं, है ना, नेजा इनकी ध्वजा है, सारी चीजें, लेकिन अपन पढ़ क्या है। स्थिति और भ्रम निवारण देखिए, ये पोखरण से 12 किलोमीटर दूर जोधपुर जैसलमेर मार्ग पर स्थित है, और अधिकांश लोग मानते हैं कि यह भगवान राम का मंदिर है, पर वास्तव में यह प्रसिद्ध संत बाबा रामदेव जी का मंदिर है। अब देखो, अपा तो कौन माना, अब आरबीएससी में था ना लाइन दियोड़ी है, लेकिन अपा कौन माना कि भगवान राम का, अपन को पता है कि रामसा पीर मंदिर है, लेकिन जो बाहर से कोई आता है तो फिर वो देखता है रामदेवरा, यानी कि ये भगवान राम जी का मंदिर होगा, तो ये है किसका? लोक देवता बाबा रामदेव जी का मंदिर है। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। आरबीएससी वाला भ्रम निवारण और करियोड़ है। अब देखिए मुख्य विशेषता है, बाबा रामदेव का अंतिम विश्राम स्थल यानी कि समाधि स्थल के रूप में यह माना जाता है, और भाद्रपद महीने में रामदेवरा मेला बढ़ता है, और इनके नाम से बहुत लोकप्रिय यानी कि बहुत लकी मेला है ये, एक तरीके से बहुत सारे लोग आते हैं इसके अंदर, और पैदल चलने वाले जो इनके जो अनुयायी होते हैं, जो इनको पूजते हैं, वो जातरू कहलाते हैं। तो जातरू बहुत आते हैं, श्रावण महीने में चलने शुरू होते हैं, भाद्रवे तक पहुंचते हैं, और मेला लगता है भाई साहब, बहुत जबरदस्त मेला लगता है। मेले में बड़ी संख्या में भक्त और भक्तिपूर्ण गीत गाते हुए आते हैं, नेजा लेकर आते हैं, पचरंगी ध्वजा लेकर आते हैं नेजा, और चलते हुए जगह जगह भंडारे लगते हैं सेवा के रूप में। तो ये सारी चीजें हैं, स्क्रीनशॉट लो बेटा ब्रो। अब देखो यहीं पे जैसलमेर के अंदर जो छतरियां बनी हुई है, वो बड़ा बाग या बरबाग की छतरियों के रूप में जानी जाती है, यानी कि जैसलमेर के शासकों की जो छतरियां बनी हुई है वो बड़ा बाग जैसलमेर के अंदर स्थित है। यह एक विशाल उद्यान है जो भाटी राजाओं की यादों स्मृतियों समेटे हुए, इसे बरबाग या बड़ा बाग भी कहते हैं। अब ये भी मैं आप लोगों को जैसलमेर गया ना तब बताने वाला था, पर शेड्यूल में जो है वो बैठ ही नहीं रहा था, हम ऑलरेडी बहुत ज्यादा लेट चल रहे थे, वहां काफी सारे विद्यार्थी मिल गए, उनसे मुलाकातें हुई, तो बहुत सारी चीजें जो है ऐसा सोच के आए कि अगली बार जब आएंगे तब देखेंगे, तो उसमें से ये भी एक स्थान हमारे छूट गया था, नहीं तो मैं जाता तो आपको बताता कि ये रही भैया बड़ा बाग की छतरियां। ठीक है, क्यों, पढ़ाई तो खूब बार है। यह जैसलमेर के उत्तर में 6 किलोमीटर दूर स्थित है। यहाँ से पर्यटकों को सूर्यास्त यानी सनसेट का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। स्थायी छतरियां ये इस बगीचे में जो बाग बना हुआ है बड़ा बाग, जैसलमेर राज्य के पूर्व महाराजाओं की शाही छतरियां बनी हुई है। ये जो आप देखते हैं ना, ये जो है मृत्यु के स्मृति चिन्ह होते हैं, छतरी बोलते हैं इसको। ठीक है, पड़ी उड़ी छतरियां अपन ध्यान ही है, अब है सारा का सारा जो है राजस्थान में रहने वाला तो था नहीं कि ये चीजें ज्यादा समझाने की जरूरत है कौन के, छतरी किन के वे, देवल किन के वे, ये तो सारी चीजें आनी चीजें था। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई साहब, अब देखो बड़बाग की छतरियों के अंदर ही जैसलमेर के महाराजा जय सिंह द्वितीय, जिनका कार्यकाल रहा था 1688 से 1743 तक, इन्होंने यहाँ एक बांध बनवाया था जिससे जैसलमेर का काफी हिस्सा हरा भरा हो गया था। तो ये ध्यान रखना है। 1743 ईस्वी में उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र लूणकरण ने अपने पिता की पहली छतरी यहाँ पे बढ़वाई। तो ये पूछ सकते हैं आप लोगों को कि पहली छतरी यहाँ पे किसकी बनी है, तो जय सिंह की बनी है। जो बनवाई किसने है, लूणकरण ने बनवाई है। मुझे लगता है ये प्रश्न आने वाले समय में आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद के अन्य राजाओं की मृत्यु होने पर उनकी छतरियां भी यहीं बनाई गई। एक बार छतरी बन गई तो फिर शाही छतरियां सारी की सारी वहीं पे बनाई गई, यानी पहली आप लोगों को ध्यान रखनी किसने बनवाई है, लूणकरण ने बनवाई है पहली। ठीक है, ले उठाओ स्क्रीनशॉट। अब चलते हैं भैया जालोर। जालोर का किला, जालोर का किला वास्तविक देखा जाए तो ये फोटो तो जालोर के किले का है नहीं, ये तो ऐसी प्रतीक के रूप में। बाकी जालोर का किला वास्तविक रूप से मतलब बिन क्या है अवेयर कौन करी, मारवाड़ी में क्या है अवेयर कौन करी, यानी कि सही तरीके से संरक्षित उसको नहीं किया गया।
यहाँ के किले और महलों में सबसे ज्यादा सजावट देखने को नहीं मिलती है। यहाँ के सबसे प्रतापी शासक कौन रहे? कान्नड़देव सोनगरा। कान्नड़देव सोनगरा। अलाउद्दीन खिलजी से संघर्ष अपन ने पढ़ा है इनका, है ना। कान्नड़देव ने दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी से कई बार, अलाउद्दीन खिलजी के कई बार दांत खट्टे किए हैं। अब इसको खट्टे किए मतलब मुहावरा है भैया। अब इतो तो थाने समझाने की जरूरत है कौन के, कोई 5वीं तक का टाबर तो हो कौन के गुरु जी दांत खट्टे किससे किए, है ना, ये तो पता है। खिलजी ने बदला लेने के लिए कई दावपेच लगाए, परंतु अंत में कान्नड़देव और उनके पुत्र वीरमदेव की वीरता के कायल हो गए थे। और कान्नड़देव और वीरमदेव दोनों वीर गति को भी प्राप्त हुए थे। आपको पता है, फिरोजा वाली कहानी मैंने सुना रखी है आपको, है ना। शहर का मुख्य आकर्षण यह किला वास्तुकला का एक प्रभावशाली प्रतीक है। इसे सुवर्णगिरी के किले के नाम से भी जानते हैं। इसे क्या कहा जाता है? सुवर्णगिरी। सुवर्णगिरी कहा जाता है। इसे जाबालीपुर के नाम से भी जानते थे। जाबालीपुर, पूरे जालोर को ही जानते थे। फिर इसको जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जीत लिया तो इसका नाम रखा था जलालाबाद। क्या रखा था इसका नाम? जलालाबाद रख दिया था इसका। यहाँ पे एक तोपखाना मस्जिद भी है। क्या है? तोपखाना मस्जिद भी है यहाँ पे, मस्जिद भी है। और क्या है यहाँ पे? नटनी का चबूतरा भी है। यहाँ नटनी का चबूतरा, बहुत सारी देखो जानकारियां खूब सारी निकलती है ना। ले स्क्रीनशॉट। और देखिए, अब निर्माण काल देखें तो माना जाता है कि इसका निर्माण 8वीं और 10वीं शताब्दी के बीच किया गया था। यह किला लगभग 336 मीटर की ऊंचाई पर खड़ी पहाड़ी पर स्थित है। तो हाइट के अनुसार भी क्या गुरुजी ये सारी याद करनी है क्या? आजकल रे पैटर्न के अनुसार तो भाई मैं नहीं कहूं कि किम भी चीज थे छोड़ सको। जब पढ़न में आ रही है और फिर पढ़ रही हो, आप पढ़ना रही हो तो पढ़ ले एक बार, है याद रह जाए तो बड़ी है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यह नीचे जो शहर है वो अति सुंदर दिखता है यहाँ से, और इसकी ऊंची दीवारें और गढ़ इस किले की मुख्य पहचान है। बाकी तो विशेषता मैं थान बताई दी है। लो स्क्रीनशॉट। देखो, सुंदा माता मंदिर बहुत बढ़िया प्रश्न है। घटेश्वरी के रूप में जाना जाता है इन्हें। शक्तिपीठ है ये, जो कहाँ है? जालोर जिले के अंदर जसवंतपुरा के पास पड़ता है। यह मंदिर अरावली रेंज में सुंदा पर्वत के ऊपर स्थित है। जगह का नाम लिख लीजिए, जसवंतपुरा के निकट। जसवंतपुरा के निकट, जसवंतपुरा की पहाड़ियां भी है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। यह समुद्र तल से ऊपर 1220 मीटर की ऊंचाई पर बनाया गया है और इसे पूरे भारत में भक्तों द्वारा बहुत पवित्र माना जाता है। और यहाँ जो है चामुंडा देवी की एक प्रतिमा स्थापित है। मंदिर के सफेद संगमरमर के बने खंबे माउंट आबू के दिलवाड़ा मंदिर की याद दिलाते हैं। कितने बढ़िया फैक्ट है। यहाँ के जो ये खंबे हैं वो किसकी याद दिलाते हैं? दिलवाड़ा मंदिर की याद दिलाते हैं। इस मंदिर परिसर में ऐतिहासिक महत्व के कुछ शिलालेख भी मौजूद है। घटेश्वरी कहा जाता है इन माता जी को। क्या बोलते हैं? घटेश्वरी के रूप में पूजा होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। और जो सुंदा माता वाला क्षेत्र है वो भालू कंजर्वेशन रिजर्व है। क्या है? भालू कंजर्वेशन रिजर्व है। भालू बहुत ज्यादा देखने को यहाँ पे मिलते हैं, ठीक है। लीजिए स्क्रीनशॉट। देखो भाई, मलिक शाह की मस्जिद जालोर, ये जालोर के किले के अंदर ही है मलिक शाह की मस्जिद। अलाउद्दीन खिलजी ने जालोर में अपने शासनकाल के दौरान ही इसका निर्माण करवाया था। यह मस्जिद बगदाद के सुल्तान मलिक शाह के सम्मान में बनवाई गई है और ये अपनी अनूठी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद्ध है और इसकी बनावट गुजरात के बने भवनों से काफी मिलती जुलती है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, मलिक शाह की मस्जिद है। कागरोन का किला कहाँ है? झालावाड़ के अंदर। दो नदियों के संगम पे है, काली सिंध और आहू के संगम पे, ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। अब गागरोन के किला जो है यहाँ पे खींची शासकों की जो है इनका शासन रहा था, तो इसे खींचीवाड़ा के रूप में जाना जाता है। पूरे झालावाड़ को खींचीवाड़ा के रूप में जाना जाता है। देखिए, इसका निर्माण किसने करवाया? निर्माण बिजल देव ने 12वीं सदी में करवाया है, पूछते हैं ये, ठीक है। यह किला आहू और काली सिंध नदियों के संगम पे है। यहाँ जो है 3 नदियों का संगम देखने के लिए पर्यटक आते हैं और पहाड़ी और जल किले का एक अनूठा प्रतीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल है, ठीक है। राजस्थान के 6 पहाड़ी किलों में से ये एक है और 6 पहाड़ी किला थान बताया चीकू गाजराम नाम की ट्रेक, ठीक है। ले स्क्रीनशॉट ले होते हैं। गागरोन किलो डिटेल में मैं पढ़ाई उड़ो पूरा पूरा। देखिए, यहाँ के शासक अचलदास खींची जब मालवा के शासक होशंग शाह से हार गए थे, तब यहाँ राजपूत महिलाओं ने खुद को दुश्मनों से बचाने के लिए जौहर किया था। यानी कि किसके समय जौहर हुआ? अचलदास खींची के समय। अब सूफी संत का मकबरा भी बना हुआ है यहाँ। सूफी संत मीठे शाह का मकबरा बना हुआ है, जहां मुहर्रम के महीने में वार्षिक मेले का यानी कि उर्स का, इनका वार्षिक मेला क्या कहलाता है?
उर्स का आयोजन होता है। ठीक है, उर्स का आयोजन होता है। मीठे शाह की दरगाह कहाँ है? तो मीठे शाह की दरगाह गागरोन के अंदर है। स्क्रीनशॉट लो भाई। भवानी नाट्यशाला है, ये भी पूछते हैं। झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर कहा जाता है, वैसे ध्यान रखना, क्योंकि संतरे बहुत ज्यादा होते हैं यहाँ पे, और संतरों की मंडी के रूप में भवानी मंडी भी जानी जाती है। अब इसका निर्माण जो 1921 में करवाया है भवानी नाट्यशाला का, माना जाता है कि संपूर्ण विश्व में सिर्फ 8 ऐसी नाट्यशालाएं हैं जहां शेक्सपियर के लिखे नाटक खेले जाते हैं, जिसे देखने विदेशी पर्यटक बड़ी रुचि रखते हैं। शेक्सपियर के लिखे हुए अंग्रेजी साहित्यकार है, आपको पता ही है, तो उनके जो लिखे हुए नाटक जो है वो खेले जाते हैं, जो विदेशी पर्यटक भी आते हैं। यह नाट्य और कला जगत में स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। इसमें घोड़ा और रथों को मंच पर प्रकट होने के लिए एक भूमिगत मार्ग बनाया हुआ है, जो इसकी सबसे अनूठी विशेषता है। क्या करते हैं? घोड़े और रथ सीधे ही मंच पे आ जाए, इसके लिए एक भूमिगत सुरंग टाइप जो है मार्ग बना हुआ है, जो इसकी खास विशेषता है। तो ऐसा देखो, जब नाटक मंचन किया जाए तो बाहर से तो लोग आएंगे। तो भवानी नाट्यशाला भी यहाँ का बहुत प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, झालावाड़ का। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। ठीक है, अब देखो झालावाड़ और झालरापाटन के प्रमुख और ऐतिहासिक स्थल देखें तो झालरापाटन को सिटी ऑफ बेल्स कहा जाता है, यानी कि घंटियों का शहर कहते हैं। क्या कहते हैं? घंटियों का शहर। क्यों कहते हैं बताइए? क्योंकि यहाँ पे इतने ज्यादा मंदिर है कि शाम को जब आरती का समय होता है तो इतनी सारी चारों तरफ घंटियां बजती है, तो जब कोई बाहर से कोई आए तो ऐसे लगता है चारों तरफ घंटियां बज रही है, तो ये तो घंटियों का ही शहर है ऐसे लगता है, तो ऐसे ही इसका नाम पड़ा है। ठीक है, झालावाड़ का ये जुड़वा शहर है, कौन सा? झालरापाटन, सिटी ऑफ बेल्स या घंटियों का शहर कहते हैं। यहाँ बहुत से मंदिर होने के कारण सुबह शाम घंटियों की जो आवाज गूंजती सुनाई देती है। झालरापाटन का महत्व क्या है? सूर्य मंदिर के रूप में है। देखो महत्व और निर्माण देखिए, 10वीं शताब्दी में बना 17 फीट ऊंचा भगवान शिव को समर्पित सूर्य मंदिर है, जो झालरापाटन के सर्वाधिक मनोहारी मंदिरों में से एक है। तो ये सूर्य मंदिर जहां जहां आए हैं सब ध्यान रखना है। देखो अभी आज के सेशन के अंदर एक और सूर्य मंदिर आया था गलता जी के अंदर, ठीक है, वो ध्यान रखना है, जो दीवान कृपाराम ने बनवाया था। मन याद है तो थाने भी होना चाहिए। और अब ये है, इस मंदिर का शिखर पद्मनाभ या सूर्य मंदिर के रूप में लोकप्रिय उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के समान है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सूर्य मंदिर है जो कोणार्क उड़ीसा वाले सूर्य मंदिर के समान है? तो वो यहाँ पे आप लोगों को ध्यान रखना है। यहाँ की आदमकद यानी इंसान के कद जितनी बड़ी मूर्तियों को देखकर पर्यटक हतप्रभ रह जाते हैं। इतनी बड़ी बड़ी मूर्तियां हैं, सूर्य भगवान की भी मूर्ति है, तो जिसे देख के बहुत अचंभा होता है लोगों को। लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है टाबरू, देखो बौद्ध की गुफाएं यहाँ पे बनी, बौद्ध गुफाएं बनी हुई है। कोलवी की गुफाएं आपने नाम पढ़ा होगा, है ना? तो बौद्ध गुफाएं जो है राजस्थान का अजंता एलोरा कहा जाता है। अभी मैं एलोरा की गुफाएं तो देख के आया हूँ, महाराष्ट्र गया था तब, और वहीं से कुछ दूरी पे अजंता की गुफाएं भी थी। तो ये जो है बौद्धकालीन गुफाएं हैं, इन्हें राजस्थान की अजंता एलोरा कहते हैं। झालावाड़ की सबसे प्रसिद्ध कोलवी गांव की प्राचीन बौद्ध गुफाएं ये। इन गुफाओं में सबसे प्रभावशाली बुद्ध की विशाल प्रतिमा और उत्कीर्ण स्तूप संरचना झालावाड़ से लगभग 90 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गुफाएं भारतीय कला के सर्वश्रेष्ठ जीवंत नमूने हैं। पर्यटक यहाँ कोलवी के साथ साथ विनायक और हथियागौड़ गांवों के पास की गुफाओं को भी देखते हैं। ठीक है, तो क्या ध्यान रखो कि कोलवी की तो है, और पूछ सकते हैं, विनायक गुफाएं पूछ सकते हैं, हथियागौड़ की गुफाएं भी आप लोगों को पूछ सकते हैं। जो आप लिख लो एक लाइन और कि इन्हें राजस्थान का अजंता एलोरा कहा जाता है, कोलवी की गुफाओं को। ठीक है, लिखिए, ये विशेष रूप से लाइन लिखिए, लो स्क्रीनशॉट। और इसी के साथ में भाई साहब, ये कम से भी कम अपन ने 32 स्लाइडें पढ़ी है, लेकिन मैंने स्पीड को मेंटेन करके चलाऊं, क्योंकि ये चीजें जो है जैसे किले वगैरह, अब एक एक किले में जो है 15-15, 20-20 मिनट लग सकते हैं, लेकिन अपन ऑलरेडी इसी जो है 10वीं की किताब को पढ़ते हुए ही इसे पढ़ के आए हैं, इसलिए ज्यादा वहां पे मैं डिटेल में नहीं गया हूं। ठीक है, ताकि समय पे जो है अपन इस किताब को पूरी करें। बाकी आप लोगों को ये ऑब्जेक्टिव किताब मैं दे चुका हूं। अब इसकी आप लोगों का इतना प्रेम इस पे देखने को मिला है कि कुछ लोग जो है इसको डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, और इसलिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं कि किस तरीके से जो है इसको कम बता के और किसी और को बेहतर बताया जाए। मैं तो कह रहा हूं बेहतर बताया जाए, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो प्रेम मुझे मिल रहा है वो आप किसी और को दे ही नहीं पाओगे, क्योंकि ये विद्यार्थियों से अपनापन का जुड़ाव है, और मुझे पता है कि मैंने इसके अंदर कितनी मेहनत की है। यदि इसके अंदर से एक प्रश्न भी ऐसा जो आरबीएससी की पुस्तक में से पूछा जा रहा है, जो 5 किताबें 6ठी से 10वीं तक की, और इसमें से बाहर जा रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने खुद इस पे पर्सनली काम किया है। और कई बार क्या होता है कि विद्यार्थियों को यह भी भ्रमित किया जाता है, देखो इसके अंदर तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव है, बाकी किताब में ये भी दे रखा है, डेस्क्रिप्टिव भी है, ये है वो है फलाना।
तो उन्हें वो बताते समय ये भूल जाते हैं कि गौरव सर ने तो ऑलरेडी ये चीज कह रखी है कि इसके अंदर ऑब्जेक्टिव है और डिटेल जो व्याख्या दे रखी है उसमें सब कुछ चीज दी है, इसके अलावा ये किताब नहीं भी है ना आप लोगों के पास, तो ये भाई आपका यहाँ पे पढ़ा रहा है। तो बाकी कोई भी राइटर या बाकी कोई भी विद्वान साथी जो है ये बात कह तो देते हैं, लेकिन वो इस चीज पे नहीं आते कि इस तरीके से नियमित और निःशुल्क क्लासें कौन दे रहा है। तो इसके अंदर ऑब्जेक्टिव देके मैं तो फॉर्मेलिटी पूरी कर सकता था कि मैंने आप लोगों को जो है मेहनत करके किताब दे दी है, लेकिन फिर भी मैंने क्या कहा कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा एक एक चीज। तो आप चैप्टर को पढ़ें, उसके बाद इसे अभ्यास करें, इसकी व्याख्या पढ़ें, और एक एक सवाल एक एक शब्द आप लोगों को इसमें से देखने को मिलेगा। कल कुछ एक बच्चों के कमेंट भी आए, सर इसका कवर बता दो। इसका कवर जग जाहिर है, और इतना जग जाहिर है कि इसके नाम पे कई लोग सिर्फ व्यूज लेने के लिए कि फलानी में से क्या प्रश्न आया क्या नहीं आया, फलाना ठिकना पूछना, ये बताने के लिए कईयों ने तो मैंने देखा कि एक आध कोई वीडियो भेजा था मुझे किसी बच्चे ने, तो वो देखा मैंने उसमें चैनल पे जाके, तो उन्होंने कोई 12-12 15-15 वीडियो बना रखे, कभी किसी से कंपेयर करते हुए, कभी किसी से जो है बताते हुए प्रश्न आए नहीं आए। अब मतलब उसमें से जो है कुछ एक ऐसा मुझे लगता है जैसे भावनाएं जो है कहीं गलत दिशा में चली जाती है। हो सकता है कि किसी ने उन्हें पेड करने के लिए कोई भैया कुछ, भाई आजीविका चलाने के लिए सब व्यक्ति करते हैं, तो पेड के लिए कोई आ जाता है कि भाई हमें हमारी किताब जो है बेहतर बतानी है, तो आप बेहतर बताइए बिल्कुल, लेकिन ये किताब पे विद्यार्थियों का विश्वास है। आप चाहे कितना भी भ्रमित करने की कोशिश करेंगे, विद्यार्थी नहीं होने वाले, क्योंकि विद्यार्थी जो है मेरी भावनाएं जानते हैं कि क्या है, मेरी मेहनत को जानते हैं, क्योंकि मैं जो मेहनत करता हूँ वो विद्यार्थियों से छुपी हुई नहीं है। वो ये देखते हैं कि किस तरीके से मेहनत सर कर रहे हैं, और मैं बताता हूं उन्हें इसीलिए कि ये मेहनत, ताकि वो भी मेहनत करना जाने, ताकि उन्हें कोई भी दिग्भ्रमित नहीं कर सके। तो वैसे तो आप लोग हो ही, आप लोग हो तभी तो हम हैं। तो यही चीजें हैं, ऐसे ही चलेगी दुनियादारी, चलती रहेगी, अपन ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।